हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 में डेफिनेशंस को बता रखा है। उसमें टोटल 39 डेफिनेशंस हैं, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखने वाले हैं। और कौन कौन सी वो डेफिनेशंस हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारी पहली डेफिनेशन है चाइल्ड। अब चाइल्ड डेफिनेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आईपीसी में पहले कोई भी चाइल्ड की जनरल डेफिनेशन मेंशन नहीं की गई थी। आईपीसी के बहुत सारे सेक्शंस में जब भी चाइल्ड की बात आती थी तो वहाँ पे एक एज स्पेसिफाई हर सेक्शन में की जाती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो किडनैपिंग की बात जब हम करते हैं तो वहाँ पे क्या था, एज मेंशन कर रखी थी कि मेल्स के लिए 16 ईयर्स है और फीमेल्स के लिए है आपकी 18 ईयर्स। तो ये एजेस जो आप देख रहे हो ये इसलिए थी क्योंकि चाइल्ड की कोई जनरल डेफिनेशन वहाँ पे मेंशन नहीं करी गई थी। तो इसलिए उस लूप होल को सुधारने के लिए इस बार बीएनएस के सेक्शन 2 क्लॉज 3 में चाइल्ड की डेफिनेशन स्पेसिफाई की गई। और डेफिनेशन क्या थी? चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 साल से कम के लोग जो होते हैं वो चाइल्ड की श्रेणी में आते हैं। अब सिर्फ बीएनएस में ही चाइल्ड को डिस्क्राइब नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया है, या पॉक्सो में भी किया गया है। पॉक्सो के सेक्शन, ये गलत है थोड़ा, सेक्शन 2D में बताया गया, और जुवेनाइल जस्टिस के सेक्शन 2 क्लॉज 12 में चाइल्ड की डेफिनेशन बताई गई है। वहां पे भी सेम डेफिनेशन है, पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एज। अब हमारी अगली डेफिनेशन है काउंटरफीट। बीएनएस के सेक्शन 2 क्लॉज 4 में काउंटरफीट को डिफाइन किया गया है। क्या कहा गया है? हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced। इस बात, पूरी बात के ये सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो काउंटरफीट का मतलब किसी असली चीज की नकली कॉपी बनाना होता है ताकि लोगों को धोखा दिया जा सके। अब इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि इसी डेफिनेशन से निकल के आए हैं कि सबसे पहला क्या होना चाहिए? एक्ट ऑफ रिजेम्बलेंस। किसी एक चीज को इस तरह बनाना कि वो दूसरी असली चीज जैसी दिखे, उसे कहते हैं द एक्ट ऑफ रिजेम्बलेंस। इंटेंशन टू डिसीव। आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो तो आपका एक इंटेंशन होना चाहिए कि हाँ, मैं ये जो चीज बना रहा हूँ ये धोखा दूंगा इससे, या फिर किसी को डिसीव करूंगा मैं इससे। अगर ये आपकी इंटेंशन है तो आपका आएगा। अगर, और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में भी बताई गई है कि 100% कोई चीज बिल्कुल हू बहू एक जैसी दिखे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो इतनी मिलती जुलती है कि हाँ, अगर कोई इंसान धोखा खा सकता है आमतौर पे उससे, तो भी हम कहेंगे वो काउंटरफीट की ही श्रेणी में आएगा। तो भी हम कहेंगे तीसरा इंग्रेडिएंट भी फुलफिल हो जाएगा वहां पे। अब एक्सप्लेनेशन 2 की तरफ आते हैं। अब ये ना प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात करता है। ये सेक्शन कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाता है। ये क्या कहता है? अगर आपके पास कोई आपकी बनाई हुई कोई नकली चीज मिलती है जो असली जैसी लग रही है, तो कोर्ट ऑटोमेटिकली ये प्रिज्यूम कर लेगा कि आपकी इंटेंशन धोखा देने की ही थी। ऐसी सिचुएशन जो होती है वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो इंसान उस अक्यूज्ड के ऊपर आ जाता है, कंधों पर आ जाता है। अब अक्यूज्ड को कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि उसके पास कोई वैलिड या फिर कोई इनोसेंट रीजन था उस चीज को बनाने का, वरना कोर्ट उसे गिल्टी मान लेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी ने एक बढ़िया सा 500 का नोट बनाया, नोट बढ़िया छाप लिया उसे। अब उसमें गांधी जी का फोटो या सिक्योरिटी थ्रेड जो लाइन लगी होती है उसमें वो एकदम परफेक्ट नहीं है, मतलब वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, जो कि सेक्शन ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कह रहा है। लेकिन वो नोट इतना रियल दिख रहा है कि रात की भीड़ में अगर तुम किसी दुकानदार को दोगे तो वो बड़ी आसानी से धोखा खा जाएगा, क्योंकि ये डिसेप्टिवली सिमिलर है। वो लगभग सिमिलर है, इतना कि वो सामने वाला बंदा धोखा खा सकता है। तो उस लॉ को काउंटरफीट ही माना जाएगा। तो लॉ इसको जो है काउंटरफीट ही मानेगा और अज्यूम करेगा कि नोट छापने वाले का इरादा ही फ्रॉड करने का था। अब हमारी अगली डेफिनेशन है कोर्ट। अब कोर्ट को बीएनएस के सेक्शन 2 क्लॉज 5 में डिफाइन किया गया है। क्या कहता है? जजेस हु इज empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges acting judicially।
अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है। पहली क्या है, पहला कोई एक ऐसा जज जिसे लॉ ने पावर दी है कि वो अकेले बैठ के जुडिशियल फैसले सुना सकता है। दूसरा, ग्रुप ऑफ जजेस, जो कि ये कहता है कि जजेस की एक टीम या बेंच जो जिसे लॉ ने एक साथ मिलकर फैसला सुनाने की पावर दी है। और दूसरी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि वो जुडिशली एक्ट कर रहे हैं उस चीज को लेके। अब कोर्ट की डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ बीएनएस में नहीं है, बाकी बल्कि और भी लॉज में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। जैसे कि बीएसए के सेक्शन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 21A में कोर्ट को डिफाइन किया गया है। ये इसमें क्या कहा है कि कोई भी जज और मजिस्ट्रेट जो कि लीगली ऑथराइज्ड हैं एविडेंस लेने के लिए, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, तो हम ये कहेंगे कि ये जो है कोर्ट है। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है इसमें। अब लीगल प्रेसिडेंट्स हैं इस पूरे सेक्शन के, कुछ लीगल प्रेसिडेंट्स हैं जो कि जानने हमें बहुत ज़रूरी हैं। और वो कौन कौन से प्रेसिडेंट्स हैं, वो ये हैं। केस लॉज, ब्रजनंदन सिन्हा वर्सेस ज्योति नारायण। अब ये क्लासिक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी अथॉरिटी के कोर्ट बनने की सबसे बड़ी शर्त जो है ना बताई थी। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल को कोर्ट तभी माना जाएगा जब उसके पास एक अथॉरिटेटिव जजमेंट देने की कैपेसिटी हो। वो देश अथॉरिटेटिव जजमेंट यानी कि फाइनल डिसीजन दे सकता है। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कमीशन है, अथॉरिटी है, या फिर कोई इंक्वायरी ऑफिसर जो कि कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है, उसकी रिपोर्ट बना के दे रहा है, तो क्या वो कोर्ट की श्रेणी में आएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि ये जो कमीशन है, अथॉरिटीज़ हैं, इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं, ये जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करते हैं और जो ये रिपोर्ट उसको आगे किसी और को भेजते हैं, तो बेसिकली इनके पास पावर नहीं होती अथॉरिटेटिव जजमेंट की, इनका डिसीजन फाइनल नहीं होता। वो उस रिपोर्ट या फिर उस इन्वेस्टिगेशन को आगे फॉरवर्ड करते हैं किसी कोर्ट को, और कोर्ट उसके बेसिस पे किसी कोई एक्शन लेता है, तो वो उसने अपना अथॉरिटेटिव जजमेंट दिया है। तो बेसिकली ये कहा जाएगा कि ये जो कमीशन, अथॉरिटी, इंक्वायरी ऑफिसर है, ये कोर्ट की श्रेणी में नहीं आते एज पर द आइज ऑफ लॉ। अब दूसरा केस लॉ है वृंदन कुमार सत्यावादी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि 1955 का है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और कोर्ट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक कोर्ट की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसके पास स्टेट की सॉवरेन जुडिशियल पावर होती है, यानी सरकार की न्यायिक शक्ति। मतलब यह है कि कोर्ट वही है जिसे स्टेट ने बनाया हो और जो लॉ तय किए हुए स्ट्रिक्ट रूल्स और प्रोसीजर्स, जैसे कि एविडेंस और सीआरपीसी को फॉलो करके लोगों के राइट्स को लीगली डिटरमाइन करे। ये बात कही गई थी वीरेंद्र कुमार सत्यावादी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। अब तीसरा केस लॉ है, तीसरा केस लॉ कौन सा है, हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस श्याम सुंदर, ये है 1961 का। अब इस केस में स्पेसिफिकली ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट के बीच के डिफरेंस की बात की गई है। इसमें जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा था ऑल कोर्ट्स आर ट्राइब्यूनल्स बट ऑल ट्राइब्यूनल्स आर नॉट कोर्ट। सारे कोर्ट ट्राइब्यूनल होते हैं लेकिन सारे ट्राइब्यूनल कोर्ट नहीं होते। मतलब ये कि एक बॉडी टिपिकली कोर्ट तब कहलाती है जब उसे कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट की सिविल या क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम का रेगुलर हिस्सा बनाया गया हो। अगर कोई अथॉरिटी सिर्फ स्पेसिफिक टेक्निकल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है, जैसे कि ITAT फॉर टैक्स, एनजीटी बनाया गया है इन्वायरमेंटल मैटर्स के लिए, तो वो लीगली ट्राइब्यूनल है, वो ट्रेडिशनल कोर्ट की श्रेणी में नहीं आता है। अब हमारी अगली डेफिनेशन है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है इसकी डेफिनेशंस। तो बीएनएस के सेक्शन 2 क्लॉज 8 में डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन किया गया है। क्या कहा है, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, और बाय मोर देन one of those means, and includes electronic and digital records intended to be used or which may be used as evidence of that matter। अब इस डेफिनेशन को तोड़ के समझते हैं। बेसिकली 4 एसेंशियल्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, कौन कौन से, कंटेंट, मीडियम, मेथड, पर्पस।
कंटेंट क्या होता है? बेसिकली किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन हो गई, कोई आइडिया हो गया, कोई मैसेज हो गया, ये सारी चीज़ें एक इंफॉर्मेशन है। दूसरा है आपका मीडियम। मीडियम क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है, कोई एक चीज़ होती है जिसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन अपनी लिख सकते हो। जैसे कि कोई कागज़ का टुकड़ा हो गया, मेटल की प्लेट हो गई, पत्थर दीवार पे आपने कुछ लिख दिया, या फिर आपने कोई फ़ोटोज़ वगैरह खींची जो कि आपके कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर या फिर मोबाइल की हार्ड ड्राइव में सेव है। ये सारी चीज़ें एक मीडियम है। अब मेथड क्या होता है? मेथड बेसिकली ये चीज़ होती है कि आपने इस कंटेंट को मीडियम पर लिखा कैसे है। अब कई बार होता है डॉक्यूमेंट्स पे कुछ लिखा होता है, वो या तो लिखा होगा ABCD लिखी होगी, ABCD लिखा होगा उस पे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होंगे, या फिर हिंदी अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करके लिखा होगा, या फिर उस पे कुछ मैथमेटिकल 1 2 3 करके कुछ जो है ना लिखा होगा, या फिर कुछ सिंबल्स बना रखे होंगे, और कुछ भी हो सकता है, मैप्स हो सकते, कोई मैप होगा, किसी चीज़ का नक्शा होगा, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसका इस्तेमाल करके आप एक इंफॉर्मेशन को सब्सटेंस पर उतार सकते हो। और चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पर्पस। आपका पर्पस क्या है? बेसिकली ये जो आपने एक इंफॉर्मेशन को सब्सटेंस पे किसी मेथड की मदद से आपने उतारा, अब इसकी इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि आप इसे कभी भी एज एन एविडेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि सेक्शन, अब एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल सबसे, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कोचिंग में जाते हो एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करते हो। रजिस्ट्रेशन में आप फॉर्म फिल करते हो। फॉर्म में क्या क्या लिखते हो? नाम लिखते हो अपना, मोबाइल नंबर लिखते हो, एड्रेस लिखते हो, साइन करते हो, और भी कुछ जो भी पूछा जाता है वो लिखते हो। तो बेसिकली ये नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब आपकी एक इंफॉर्मेशन है। और ये जो पेपर है, फॉर्म है, ये एक सब्सटेंस है, ये एक मीडियम है। तो दूसरी आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई। तीसरी मेथड आपका क्या है? आपने ये देखो लिखा है नेम, नेम ये इंग्लिश में लिखा है, अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया, लेटर्स का यूज़ किया, आपने साइन किया, कोई सिंबल आपने बनाया, ये सारी चीज़ें जो है मेथड्स हैं। अब पर्पस क्या है? अब मान लो आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, तो क्या ये कोचिंग इस फॉर्म का इस्तेमाल करके ये प्रूफ एज एन एविडेंस यूज़ कर सकती है कि हाँ ये स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ा है? अगर वो यूज़ कर सकती है एज एन एविडेंस, तो हम ये कह देंगे कि सारी एसेंशियल्स फुलफिल हो गए, तो ये बन गया डॉक्यूमेंट। अब एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? इट इज इमटेरियल बाई वॉट मीन्स और अपॉन वॉट सब्सटेंस द लेटर फिगर मार्क आर फॉर्म और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज इन अ कोर्ट और नॉट। अब ज़रूरी नहीं कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है आपने इसी नियत से बनाया है कि आपको कोर्ट लेके जाना है एज एन एविडेंस। ज़रूरी नहीं है इस चीज़ का। कोई भी अगर ये सारी एसेंशियल कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो वो एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्ट में उसे लेके पहुँचे। दूसरा एक्सप्लेनेशन है, वॉट एवर इज एक्सप्रेस्ड बाई मीन्स ऑफ लेटर फिगर और मार्क्स एज एक्सप्लेन बाई मर्केंटाइल और अदर यूसेज शैल बी डीम टू बी एक्सप्रेस्ड बाई सच लेटर्स फिगर और मार्क्स विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन ऑल्दो द सेम मे नॉट बी एक्चुअली एक्सप्रेस्ड। अब क्या होता है, बिजनेस की दुनिया में काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ मार्क्स या फिर कुछ लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जिसका कोई एक अपने आप में एक मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी जगह किसी फॉर एग्जाम्पल जब स्कूल की फीस भरने जाते हो किसी चेक को लेके आप, तो वहाँ पे आपका साइन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आप उसके बाद पीछे आपसे साइन का नाम लिखवाता है कैशियर, और आपका साइन जो है ना करवाते हैं, और एक मोबाइल नंबर लिखवाते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? आपकी डिटेल सामने लिखी तो हुई है, लेकिन फिर भी पीछे ही क्यों लिखवाया गया है? पीछे इसलिए लिखवाया गया है क्योंकि ये एक मर्केंटाइल कस्टम है। इसका ये मतलब है कि आपने एक अथॉरिटी दी है कि आप इस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये आपने सिर्फ नाम, साइन और मोबाइल नंबर लिखा है, लेकिन इसका पूरा एक सेंटेंस बनता है कि आई ऑथराइज दिस मैन, कि भाई ये इस चेक का इस्तेमाल करके पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है या फिर विड्रॉ कर सकता है। अब डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन जो है सिर्फ और सिर्फ बीएनएस में ही मेंशन नहीं की गई, बल्कि बीएसए में भी मेंशन की गई है। बीएसए के सेक्शन 2(1)(d) में डिफाइन किया गया है डॉक्यूमेंट्स को। लेकिन बीएनएस की डेफिनेशन और बीएसए की डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन
बहुत ही अलग है। पर्पस दोनों का अलग है बेसिकली। वैसे तो टेक्निकली देखा जाए तो दोनों लगभग सेम है, बट दोनों का पर्पस बहुत अलग है। पर्पस अब यहाँ पे जब हम देखें कि बीएनएस का क्या पर्पस है, बीएनएस कहता है डॉक्यूमेंट्स को इसलिए डिफाइन किया गया है ताकि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करे, फॉर्जरी करे या कोई नकली एग्रीमेंट बनाए तो उसे एज अ क्रिमिनल सजा दी जा सके। लेकिन बीएसए में उसे इसलिए डिफाइन किया गया है ताकि सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स के ट्रायल के दौरान लोगों को पता हो कि कौन सी चीज़ को आप डॉक्यूमेंट के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और उसे जज के सामने पेश किया जा सके। इसलिए उसे बीएसए में डिफाइन किया गया है ऐसे, और बीएनएस में उसे इसलिए डिफाइन किया गया है ताकि आप उसके बेसिस पे सजा दे सको किसी को। अब डॉक्यूमेंट्स तो हमने समझ लिया क्या होता है, लेकिन कुछ केस लॉज भी हैं जिनका जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं, वो ये है। सबसे पहला है आर.एम. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 1973 का केस है। अब ये केस इंडियन लीगल हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे पहली बार ऑडियो रिकॉर्डिंग को लीगली रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे ना ये हुआ था कि पुलिस ने एक डॉक्टर की टेलीफोन कन्वर्सेशन को सीक्रेटली टैप कर लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक टेप रिकॉर्डिंग भी कानून की नज़र में एक डॉक्यूमेंट है। कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करती है, चाहे वो साउंड वेव्स को मैग्नेटिक टेप्स पर रिकॉर्ड करना ही क्यों ना हो, और जैसे कोर्ट में एविडेंस के तौर पर दिखाया जा सकता है, वो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आएगा। दूसरा केस है अनवर पीवी वर्सेस बशीर। ये 2014 का केस है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल एविडेंस के लिए सबसे बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है ये। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये क्लियर किया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि व्हाट्सएप चैट हो गई आपकी, ईमेल्स हो गए आपके, आपका मोबाइल डेटा, पेन ड्राइव में, सीडी में कोई इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स की एम्बिट में आती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे एज एन एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं, और इन्हें आपको अगर कोर्ट में पेश करना है तो एज आपको एक मैंडेटरी सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी लगाना पड़ेगा, जो कि पहले 65B था एविडेंस एक्ट का, लेकिन अब वो सेक्शन 63 है बीएसए का। अब बिना उस सर्टिफिकेट के आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, उसकी लीगल वैल्यू नहीं होगी बेसिकली। अब तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, रेक्स वर्सेस दवे। हालांकि ये बहुत ही पुरानी जजमेंट है, 1908 की है, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले की जजमेंट है, लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसका इस्तेमाल करते हैं जब भी वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई कुछ डिफाइन कर रहे होते हैं। अब इसके जज साहब जो थे उनका नाम था जस्टिस डार्लिंग। अब इन्होंने एक यूनिवर्सल डेफिनेशन दी थी डॉक्यूमेंट की। इन्होंने क्या कहा था कि एनी रिटन थिंग केपेबल ऑफ बीइंग एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट एंड इट इज इमटेरियल ऑन व्हाट द राइटिंग में बी इंस्क्राइब्ड। इन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसी लिखित चीज केपेबल होती है डॉक्यूमेंट बनने के, कोई भी आपने कुछ भी लिख दिया किसी चीज पे, वो डॉक्यूमेंट मानी जाएगी, फर्क नहीं पड़ता आपने उसे किस चीज पर लिखा है। अब वो पेपर हो सकता है, लकड़ी का कुछ प्लेट हो सकती है, मेटल प्लेट हो सकती है, आपने दीवार पे लिख दिया उसे, कहीं भी कुछ भी लिखा हो वो एविडेंस की श्रेणी में आएगा। अब इस केस ने ये रूल सेट किया था कि डॉक्यूमेंट का पेपर पर होना जरूरी नहीं है। अगर एक पत्थर या पेड़ के पत्ते पर भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी है जैसे जिसे एज अ प्रूफ की तरह यूज किया जा सकता है तो वो लीगली एक डॉक्यूमेंट है। और यहाँ पे एक और केस है जो कि जहाँ पे बात की गई थी सीसीटीवी फुटेज और फोटोग्राफ्स की। इन दोनों को भी रिकॉग्नाइज किया गया था, तो इसे रिकॉग्नाइज किया था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस बी प्रफुल्ल देसाई। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस बी प्रफुल्ल देसाई। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज भी डॉक्यूमेंट्स हैं क्योंकि वो विजुअल मार्क्स को इलेक्ट्रॉनिक सरफेस पर रिकॉर्ड करते हैं जिसे एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है। तो ये था हमारा डॉक्यूमेंट जो कि हमने पूरे अच्छे से समझा विद केस लॉज।
अब हमारी अगली डेफिनेशन है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट को सेक्शन 2 क्लॉज 28 ऑफ बीएनएस में डिफाइन कर रखा है। अब इतनी बड़ी जजमेंट डेफिनेशन है, इसको कौन पढ़ेगा, याद कैसे करा जाए? तो इसको समझने के लिए हमने इसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? वो हैं ये। अब आम भाषा में हम सोचते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी करने वाले ही पब्लिक सर्वेंट होते हैं, लेकिन कानून की नज़र में इसका स्कोप बहुत बड़ा है। इस डेफिनेशन का मेन फंडा यह है कि कोई भी इंसान जिसके पास पब्लिक ड्यूटी, जनता या फिर सरकार का काम करने की कानूनी पावर है और जिम्मेदारी दी गई है, वो एक पब्लिक सर्वेंट है। 6 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी क्या है? डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। अब इसके अंदर हमारे जितने भी ऑफिस कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, ये सारे आ जाते हैं। ये बेसिकली पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी है हमारी जुडिशरी एंड जस्टिस सिस्टम। जितने भी जजेस हैं जिनको लॉ ने एम्पावर किया है जुडिशियल एक्ट्स करने के लिए, वो सारे जजेस हमारे पब्लिक सर्वेंट होते हैं। कोर्ट के जितने ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि रिसीवर्स, कमिश्नर्स, जिनको सिर्फ फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपॉइंट किया गया और कोर्ट के ऑर्डर्स को एनफोर्स करने के लिए किया गया। हमारे जो आर्बिट्रेटर्स हो रहे हैं होते हैं, इंडिविजुअल अपॉइंटेड बाय अ कोर्ट और अथॉरिटी टू रिजॉल्व रेफर्ड डिस्प्यूट। आर्बिट्रेटर्स जो बेसिकली आर्बिट्रेशन में इस्तेमाल यूज जजेस, आर्बिट्रेशन के जजेस होते हैं बेसिकली, वो भी एज अ पब्लिक सर्वेंट जो है ना देखे जाते हैं। जूरी या पंचायत के जितने मेंबर होते हैं और या फिर उनके जो सहायक होते हैं, वो सारे जो है पब्लिक सर्वेंट होते हैं। तीसरी हमारी कैटेगरी है लॉ एनफोर्समेंट एंड जेल अथॉरिटी। अब इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो ऑफिसर जिनका काम क्राइम रोकना है, इंफॉर्मेशन देना या फिर क्रिमिनल्स को जस्टिस के दायरे में लाना, ये हो गया। जेलर्स हो गए, या फिर हर वो इंसान जिसे लीगली किसी को कन्फाइनमेंट यानी कस्टडी में रखने की पावर है, वो जेलर। ये भी थर्ड इन्फोर्समेंट एंड जेल अथॉरिटीज, ये भी आपके जो है ना आ जाते हैं ये पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में। चौथा है आपका रेवेन्यू एंड टैक्स गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ऑफिसर्स। वो ऑफिसर्स जिनका काम सरकार की प्रॉपर्टी, टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट करना, खर्च करना या फिर उनका हिसाब करना है। या फिर वो लोग जो सरकार के लिए सर्वे करते हैं या सरकार के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, वो सारे भी इसमें आ जाते हैं। वो भी सारे भी पब्लिक सर्वेंट है एज पर कैटेगरी 4। अब कैटेगरी 5 क्या है? कैटेगरी 5 इलेक्शन ऑफिसर्स हैं। वो सभी लोग जिन्हें लॉफुल पावर मिली है कि भाई वो वोटर लिस्ट बनाने की या फिर उसको अपडेट करने की या फिर इलेक्शन कंडक्ट करवाने की, ये सारे भी पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं। छठा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, लोकल अथॉरिटी और पीएसयू वर्कर्स। ये सबसे बड़ी कैटेगरी है। इसमें आते हैं कोई भी पर्सन जो सरकार की सर्विस में है, जिसे सरकार से सैलरी मिलती है या वो पब्लिक ड्यूटी के बदले सरकार से फीस या फिर कमीशन लेता है बेसिकली। वो लोग वो लोग जो किसी लोकल अथॉरिटी, जैसे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया या फिर किसी गवर्नमेंट कंपनी हो गई, जैसे कि बीएसएनएल, एलआईसी, ओएनजीसी, ये सारी कंपनीज हैं, पीएसयूज हैं। इनकी सर्विसेज में जो लोग हैं उनसे गवर्नमेंट से सैलरी लेते हैं। ये सारे लोग भी गवर्नमेंट सर्विस में, गवर्नमेंट सर्वेंट में, पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। अब 3 ज़रूरी एक्सप्लेनेशंस जो बेर एक्ट में दे रखी हैं। सबसे पहली चीज़, सरकारी ठप्पा होना ज़रूरी नहीं है आपके पास। अगर कोई पर्सन ऊपर दी गई इस पूरी लिस्ट में ऊपर दी गई पूरी लिस्ट में आता है, तो वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, चाहे उसे उसकी अपॉइंटमेंट सरकार ने की हो या किसी और ने की हो। अगर उसकी अपॉइंटमेंट में दूसरा है, अगर उसकी अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट है, अगर कोई इंसान पब्लिक सर्वेंट की पोस्ट पर बैठा है पर एक्चुअल में ड्यूटी कर रहा है, तो उसे पब्लिक सर्वेंट ही माना जाएगा। अगर कल को पता चलता है कि उसकी अपॉइंटमेंट में कोई कानूनी लीगल डिफेक्ट है, तब भी उसने उस पोस्ट पर रहते हुए जो काम किए हैं या फिर कोई घोटाला किया है, तो उन पर पब्लिक सर्वेंट वाले ही लॉज लगाए जाएंगे। उसको पब्लिक सर्वेंट ही कंसिडर किया जाएगा, उसे वैसे ही प्रोसिक्यूट किया जाएगा या रिवॉर्ड किया जाएगा। तीसरा है इलेक्शन।
इस सेक्शन में इलेक्शन का मतलब यहाँ पे ये जो इलेक्शन ऑफिसर्स है ना, अब यहाँ पे इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पीएम की बात हो रही है या फिर सीएम की बात हो रही है, पीएम सीएम का इलेक्शन की बात नहीं हो रही, बल्कि कोई भी लेजिस्लेटिव हो गया, म्युनिसिपल हो गया, पब्लिक अथॉरिटी के मेंबर, प्रधान के चुनाव, कुछ भी ले लो, जहाँ पे आप किसी एक मेंबर को चुन रहे हो लीगल इलेक्शन का इस्तेमाल करके, कुछ भी कोई भी तरह किसी भी तरह के लीगल इलेक्शंस जो होते हैं पब्लिक किसी अथॉरिटी को चुनने के लिए, वो सारे इलेक्शन में आ जाता है इसमें, सिर्फ और सिर्फ पीएम उसके लिए रुका नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई एक एमपी एमएलए या चीफ मिनिस्टर पब्लिक सर्वेंट होते हैं, तो सवाल ये है कि भाई हाँ होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केस, कौन सा केस है, एम करुणानिधि, एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में एक लैंडमार्क केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया था कि भाई चीफ मिनिस्टर्स एमपी एमएलए पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनकी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म, वो अपनी पब्लिक ड्यूटी होती है उनकी जो उन्हें परफॉर्म करनी होती है, और सरकार उन्हें इसके बदले में सैलरी और अलाउंसेस देती है। इसलिए एमपी एमएलए भी इसकी पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आते हैं एज पर दिस केस लॉ। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अब हमारी अगली डेफिनेशन है जज, जो कि बीएनएस के सेक्शन 2 क्लॉज 16 में मेंशन की गई है, डिफाइन की गई है। क्या कहा है? जज मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज एंड इंक्लूड्स अ पर्सन who is empowered by law to give in any legal proceedings, civil or criminal, definitive judgment or a judgment which if not appealed so and so. दूसरा है who is one of the body or person which body of a person is empowered by law to give such a judgment illustration. अब आमतौर पर हमें लगता है कि कुर्सी पे जज का टैग लगा हो वैसे वही जज होता है, लेकिन इस सेक्शन के हिसाब से कानून की नज़र में डेफिनेशन थोड़ी अलग है और प्रैक्टिकल है। बहुत सिंपल भाषा में ये है कि कोई भी इंसान, चाहे उसका ऑफिशियल टाइटल जज हो या ना हो, अगर उसके पास कानून के द्वारा किसी केस, सिविल या क्रिमिनल में डेफिनेटिव जजमेंट यानी कि फाइनल फैसला सुनाने की पावर है, तो वो जज है। अब इस डेफिनेशन को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है डेफिनेटिव जजमेंट। कानून कहता है कि वो इंसान जज है जो 3 में से किसी भी तरह का फैसला दे सकता है। कैसा फैसला? कोई ऐसा फैसला जो अपने आप में फाइनल हो, कि आपने बिल्कुल फाइनल जजमेंट दे दिया है कि भाई अब इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा फैसला यह है कि आपने कोई एक जजमेंट दी, वो फाइनल बन जाएगा अगर उसके ऊपर कोई अपील नहीं डाली गई, तो हम कहेंगे कि भाई आप डायरेक्टिव जजमेंट हुई आपकी। या फिर तीसरा फैसला वो होता है जो किसी की बड़ी अथॉरिटी के कंफर्म करने के बाद वो फाइनल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटिव जजमेंट की श्रेणी में आ जाती हैं। दूसरा, ग्रुप ऑफ पर्सन। सिर्फ एक अकेला इंसान ही नहीं बल्कि बॉडी ऑफ पर्सन भी जज की डेफिनेशन में आते हैं, अगर उन्हें लीगली मिलकर फाइनल फैसला सुनाने की पावर दी गई हो। ज़रूरी नहीं कि वो सिंपल एक ही जज हो, अगर वो ग्रुप ऑफ जजेस है तो भी वो मिलकर जजमेंट सुना सकते हैं, अगर उन्हें लीगली पावर मिली हो सुनाने की फैसला एक साथ। और तीसरी और फाइनल चीज़, अब लॉ स्टूडेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि मैजिस्ट्रेट कब जज होता है और कब जज नहीं होता है। तो कब होता है? मान लीजिए एक मैजिस्ट्रेट किसी चोरी के केस की सुनवाई कर रहा है, तो उसके पास पावर होती है कि भाई वो उसको फाइनल सेंटेंस सुना सकता है, जजमेंट दे सकता है, उसके ऊपर कुछ फाइन लगा सकता है, या तो उसे भाई जेल भेज सकता है या फिर उसके ऊपर कोई फाइन लगा सकता है। यानी कि उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। उसके पास अथॉरिटी है एक डेफिनेटिव जजमेंट देने की, जैसे कि अभी हमने पहले इंग्रेडिएंट में पढ़ा, वैसे ही यहाँ पे फाइनल जजमेंट देने की अगर उसके पास अथॉरिटी है तो हम कहेंगे कि भाई ये मैजिस्ट्रेट जो है जज की श्रेणी में आता है। और कब नहीं आता? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बहुत बड़ा मर्डर केस है, एक मैजिस्ट्रेट के पास आता है। मैजिस्ट्रेट के पास मर्डर की सज़ा सुनाने की कोई पावर नहीं होती,
उसका काम सिर्फ इतना होता है कि भाई उस केस की इंक्वायरी वगैरह करा के आगे सेशन कोर्ट में भेज दे, क्योंकि वहां उसके पास कोई फाइनल सजा सुना ही नहीं सकता वो। तो उस वक्त वो एज अ जज नहीं माना जाएगा, उस स्पेसिफिक सिनेरियो में वो जज नहीं होगा। अब अगर आपको ये जो मैंने पढ़ा है इसके प्रॉपर नोट्स चाहिए, वहाँ पे हमने पूरी तरह से जितने भी पूरा सेक्शन 2 जो है बीएनएस का, हमने पूरे सारी की सारी डेफिनेशंस को एज अ नोट्स में प्रोवाइड करा है आपको। इंग्लिश में भी मिल जाएगा, हिंदी में भी मिल जाएगा। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप बेसिकली legalvidya.online पे जाइए, और ये जितने भी नोट्स हैं इसके सेक्शन 1 के भी मैंने डाल रखे हैं उसके ऊपर हिंदी और इंग्लिश में। सेक्शन 2 भी आज आपको मिल जाएगा, जैसे ही जाएंगे आप इस पे वेबसाइट पे तो आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैं काफ़ी सारी पोस्ट वगैरह लीगल अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ। यूट्यूब पे तो आप अभी देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। अकेले इन्फॉर्मेशन लेके क्या करो, इतनी इन्फॉर्मेशन आगे भी बांटो, और लाइक तो कर ही दो क्योंकि बड़ी मेहनत लगी है। अब अगर आपको ये जो पूरी पीपीटी से मैंने पढ़ा, अगर ये पूरी पीपीटी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं आपको ये पूरी पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये इंस्टाग्राम की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। सब कुछ है, जाके फॉलो कर लो मन करे तो, बाकी आपकी मर्ज़ी। मिलते हैं अगले एपिसोड में बीएनएस के, तब तक के लिए बाय।